मैंने सोचा था तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी ईशू, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया इसका खामियाजा मैं शायद मरते दम तक भुगतूंगी। वो अपनी सामने बैठी बहन को देखकर ऐसे कह रही थी, क्योंकि मैं शायद पहले भी तुमसे माफ़ी मांग कर घटिया हरकत कर चुकी हूँ। मैं अब तुमसे माफ़ी मांग भी लूँ ना तो तुम इतनी रहम दिल हो कि मुझे दूसरी दफ़ा भी माफ़ कर दोगी, लेकिन अब तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पाओगी। ये मैं जानती हूँ, तुम्हारे दिल में इनसिक्योरिटी रहेगी कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे साथ गलत कर सकती हूँ। वैसे भी ये सच्ची है, जिस इंसान का भरोसा टूटा हो वो भी फिर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन भरोसा नहीं, मुझे माफ़ी ही दे दो। शायद तुम्हारे सामने किया गया ज़ाला मुझे मरने के बाद सुकून दे दे। वो शनाल को साफ लफ्ज़ों में कह रही थी, आप भी प्लीज़ ऐसे नहीं कहे। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। शनाल ने इसको टूटा हुआ देखा तो जल्दी से बोली थी, लेकिन फिर भी मैं अम्मी के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो आखिरी वक्त में बहुत बेबस थी, बहुत परेशान थी। मैं आखिरी वक्त में इनकी आंखों में तुम लोगों के लिए माफ़ी की तलब देखी थी। मैं भी बेबस थी। मैं चाहती थी कि मेरे पास ऐसी छड़ी हो जो घुमाऊं तो तुम लोगों को अम्मी के पास ले जाऊं कि वो तुमसे आखिरी वक्त में माफ़ी मांग कर पुरसुकून हो जाए, लेकिन ये ज़ाला रब ने इनकी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मैं अपने लिए भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि रब आखिरी वक्त में मेरे हिस्से में पछतावे ना लिख दे। मैं बेबसी की मौत से बचना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जब फरिश्ता मुझे मेरा नामा माल दिखाए तो मैं बेबस हो जाऊँ। मेरा अल्लाह तो मुझे माफ़ कर देगा, मगर मैं इस दुनिया से मुतमईन होकर जाना चाहती हूँ। वो टूटी फूटी सी माफ़ी मांग रही थी। आप ही, मैंने छोटी अम्मी को माफ़ किया, कसम से मुझे छोटी अम्मी की मौत का बहुत दुख है। बेशक उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पाला ज़रूर था। मुझे इनसे कोई गिला नहीं। अल्लाह इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप खुश रहे। प्लीज़ परेशान ना हो, देखिए आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। वो इसके करीब आई और इसके आंसू साफ करके इसके चेहरे पर प्यार दिया था। आप आराम करें, मैं सुबह आपसे मिलने आऊँगी, आपको आराम की ज़रूरत है। वो ये कहती इसके पास उठी थी। इशू बात सुनो, तुम्हारे पास कोई ढीला सा सूट नहीं है? मेरे सारे कपड़े तंग हैं, मुझे उलझन हो रही है। वो इसके हाथ को थामती हुई बोली जो जाने लगी थी, मेरे पास आपके साइज़ का सूट नहीं। आपकी पहले की बात और थी, अब आप मोटी हो गई हैं। वो शरारती हुई थी, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब्र करें, मैं आपका मसला हल कर देती हूँ। आप तो ऐसे परेशान हैं जैसे ये मसला कश्मीर ही हो गया हो। वो अलमारी की तरफ आई, तनकीदी चाइज़ा देखकर हसनाल का एक ब्लैक कलर का सूट निकाला था। ये पहन लें, आप इजी भी हो जाएंगी और आसानी से सो जाएंगी। और ये शाल उतार दें, आपको घबराहट नहीं हो रही? इधर कोई मर्द तो है नहीं। आप जब से आई हैं ये लपेट कर रखी हुई है। वो इसके पास कुर्ता रखती हुई बोली और इसकी शाल हटाने लगी। शुक्रिया इशू, मैं कर लूँगी। वो गैर इरादी तौर पीछे हो गई थी कि वो इसके बाल ना देख ले। इसके ज़ख्म तो ठीक हो गए, लेकिन बीच में बाल नहीं बढ़े थे। वो नहीं चाहती थी कि अब वो अपनी टूटी फूटी ज़ात किसी को दिखाए। अच्छा आप कर लें, लेकिन मेरे भांजे या भांजी का बहुत ख्याल रखिएगा। आखिरी बार इसे इसके गले लगती, इसे प्यार करती, नसीहतें करती निकल गई। आखिरकार दोनों बहनों के दिल से रंजिशें ख़त्म हो गई थी। इसके जाने के बाद इसने वो ऊपर इसका कुर्ता पहना और बहुत मुश्किल से उठकर वज़ू करती नमाज पढ़ी थी। करवटें बदल कर नींद नहीं आई और फिर से उठी। इसकी चप्पल पहनती खिड़की के पास आ खड़ी हुई थी। ठंडी हवा के हल्के से झोंके ने इसकी रूह तक से शादाबी बिखेर दी थी। वो सर टिकाए वहीं खड़ी होगी। सर दीवार के साथ लगाती ये सोचने लगी कि क्या सच में शनाल इसे छोड़ देगा। कहाँ जा रही हो अब? रोशनाल जो हाथ बांधे बाहर इसी के इंतज़ार में ठहर रहा था, इसे बाहर निकलता देखकर फ़ौरन मुखातिब किया था। वो मैं आ रही हूँ। इसकी गंभीर आवाज़ सुनती इसे कोई बहाना नहीं सूझा तो बिला थकान बोल उठी थी, कमरे में जाओ, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ तुम्हें अपनी आपी के अलावा कुछ याद ही नहीं है। रोशनाल मसनूई खूबगी से इसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला था। वैसे जा कहाँ रही हो? वो जो खिसकने के चक्कर में थी इसे अपनी तरफ आता देखा। वो आपी के लिए दूध बॉयल किया था, वही बस देने जा रही हूँ। इसने बहाना घड़ा था, हालांकि वो इसे काफ़ी देर पहले पिला चुकी थी। अच्छा, वो जो पहले गिलास में वाइट कलर का देकर आई थी, इसे पाकिस्तानी ज़ुबान में क्या कहते हैं? वो मैं इसे बोलने ही नहीं हुआ। वो बड़ी तरह खुजल हुई थी। रोशनाल ने इसे खिलाता देकर नरमी से बाजू में उठा लिया था। शनाल मजीद घबरा गई। वो इसे उठाए कमरे में आया और बेड पर बिठाया था। कब से इंतज़ार कर रहा था कि अब आती है मोहतरमा, मगर नहीं। जब तक ये डांट ना सुन ले इनको आराम नहीं आता। वो खुद लेटा और इसे खींचकर बाजू के घेरे में कर लिया था। सोने दे मुझे, वो इसे खुद में पींचता कह रहा था। उठे, अब मुझे उठा कर ले आए हैं, अब मेरे साथ पर्चियाँ खेलें। वही कहती इसका दिमाग जगह से हिला चुकी थी। दिमाग जगह पे है तुम्हारा? वो आंखें खोलता कड़े तेवरों से देखकर कहने लगा था, मुझे नहीं पता, मेरे साथ पर्चियाँ खेलें। वो इसके बालों को मुट्ठी में भरती ऊंची आवाज़ ऊंची हुई थी। इससे तो अच्छा है मैं तुम्हें फीडर्स ला दूंगा। वो इसके सर के बालों को सहलाता नरमी से बोला, मैं बच्ची नहीं हूँ, लिहाजा मुझे बहलाए मत। उठे, खेले मेरे साथ। फिर से इसके बाल खींचे गए थे। एक बात मानोगी मेरी, इस साल मेरे साथ रोमांस की और 2
बच्चों की प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में इकट्ठे पर्चियाँ खेलेंगे, 4 हम भी हो जाएंगे और पर्चियाँ भी पूरी हो जाएंगी। इस तरह हमारे छोटे छोटे सिपाही और चोर भी आ जाएंगे। वो अपनी तरफ से समझदारी से कहता, आंख विंक कर गया, कितने बेशर्म है आप सुपरमैन। वो इसे मुक्का मारते इससे दूर हुई थी। वो जो सुकून से लेटी हुई थी, बात समझ आने पर इसके कानों की लूहों तक सुरख पड़ गई थी। इतना रोशनान ने लैंप की लाइट ऑफ की और इसके ऊपर हैवी होता है, इसके गालों पर लब रखता गंभीर लहजे में बोला था। रात के समा और ठंडी हवा से माहौल बहुत पुरसुकून था, मगर गहरी खामोशी और सकूत सा माहौल में तासुर दे रहा था। हसनाल हुसनारा को मीडिया के जरिए से पुलिस के हवाले कर चुका था, मगर अस्पताल से वकार गायब था। इसने जूसेस और फ्रूट गाड़ी से निकाले और जल्दी से बाहर निकला था। भूरी बालों वाली बिल्ली का तस्वुर इसके ख्यालों में आया तो चेहरे पर बड़े दिनों बाद वो मुस्कुराहट आई जो इससे बरसों से रूठी हुई थी। सुबह इसकी जिद पर इसका दिल तो दुखाया था, लेकिन इसके भूरे बालों वाली बिल्ली इसके पास थी। अब इसे कोई परेशानी नहीं थी। वैसे तो वो सुबह से परेशान था, सारा दिन काम की थकन से एक तो बुरा हाल था। वो सबसे पहले किचन में आया था, लैपटॉप टेबल पर रखता, कोनिंग को फोल्ड करता, शॉपर से फ्रूट और क्रीम निकाली थी और फिर स्पून, स्टैंड से छुरी और एक बाउल लेकर कुर्सी पर बैठकर बाउल फ्रूट के छोटे छोटे टुकड़े काट के रखे, अनार के दानों को निकाल कर बाउल में डाला, आखिर में क्रीम मिक्स करके इन सबको अच्छे से मिक्स किया। एक बाउल और ग्लास उठाता, लैपटॉप बैग उठाकर पीछे लटकाता, लाइट ऑफ करता, कमरे की तरफ बढ़ गया। इसका इरादा इसे सोते हुए भी उठाकर खिलाने का था। वो कमरे में आया तो इसे खिड़की के साथ सर रखे पाया, खुद को मुकम्मल ढांपे वो बाहर की तरफ मुतवज्जा थी। दरवाजे की आवाज़ के साथ भी पीछे नहीं मुड़ के देखा था। हसनान लैपटॉप बैग उतारता, बाउल साइड टेबल पर रखता, आहिस्तगी से चलता इसके पीछे जा खड़ा हुआ था। क्या देख रही हैं? इसने बहुत ही प्यार से पूछा था, लेकिन दिल कह रहा था कि इसे अपने सीने से लगाकर अपनी सारी बेताबियों का हाल इसके सामने खोल कर रखते हैं, मगर वो खुद गर्ज नहीं बनना चाहता था। वो मुड़ी और खाली खाली नज़रों से देखने लगी थी। वो ना ही कहना चाहती थी, ना कुछ सुनना चाहती थी, ना जीना चाहती थी। अच्छा, इधर आए मेरे साथ। वो इसे बाजू से पकड़ता नरमी से बेड पर ले आया था और बेड पर बिठाकर बाउल उठाया था। खाएं ये? इसने चम्मच भरकर इसके मुंह के आगे की थी। मुझे भूख नहीं है और मैंने खा लिया था। वो खूबकी से मुंह फेर की थी। अच्छा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो खा लें। इसने फिर चम्मच आगे की थी। मैं कह रही हूँ मुझे भूख नहीं है। वह कहती इस तराबी कैफियत में मुंह मोड़ चुकी थी। मिनाल, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, खाओ ये। इतनी बेहतियाती तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये कहते गुस्से से फिर इसके सामने गया था। उफ, ये तो कूल सा बंदा था ना हसनाल स्टार्टिंग से, और जहाँ पे भी इसे कूल होना चाहिए वहाँ पे ये गुस्सा दिखा रहा है। अजीब ही सर फिरा है। मेरी सेहत के लिए या तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए? एक नज़र इस पर डाली जिसने चम्मच इसके आगे की। वो चुपती नज़रों से इसे देखती है, कहती मुंह फेर चुकी थी। हाँ, तो अपने बच्चे के लिए ही कर रहा हूँ। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ मुझे। जब पता है तो फिर ये सब करने का फ़ायदा? अब बोलना मत, चुप करके खाओ। ये कहते हैं चम्मच इसके सामने की थी, नहीं खाना मुझे। इसकी बात सुनकर इसका वजूद फिर से मुर्दा हुआ था। वो चम्मच को हाथ मार कर गिरा चुकी थी। क्या बकवास कर रहा हूँ, समझ नहीं आती? एक दफ़ा की बात को मेरी अपने बच्चे की वजह से तुम्हें मुँह लगा रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है तुम सर चढ़ कर बोलने लग जाओ। तुम्हारी माँ ने जो हमारे साथ किया है वो माफ़ी के काबिल हरगिज़ नहीं था, लेकिन इस बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुमने खुद कहा तुम्हारी माँ ने। उसने नहीं किया, उसकी माँ ने किया है। जाहल। अपने बच्चे की पैदाइश के अगले दिन ही डाइवोर्स पेपर तैयार करवा लूँगा। मेरे सब्र की हद भी यही तक है। वो अनजानी कैफियत में कहता इसकी ज़ात पर कोड़े बरसा गया था। सच में छोड़ देंगे? डूबते लहजे में पूछा गया था। चेहरे की हालत खतरनाक हद तक पीली पड़ गई। वो जिस डर से रातों को सो नहीं पाती थी, आज वो डर हकीकत बनकर सामने खड़ा था। मिनाल। इसकी तबीयत देखकर वो घबरा गया था। थोड़ा सा आगे होते इसका चेहरा थपथपाया था। तुम इतने बेहिस हो जाओगे? अपने बच्चे की पैदाइश के बाद मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम्हें मुझ पर तरस भी नहीं आएगा? तुम ये बातें करके मेरी सांसें छीन रहे हो, मेरा दिल छलनी कर रहे हो। तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो हसनाल? वो इसके कॉलर को पकड़ती बच्चों की अंदाज में कहती, हिचकियों से रोती से पत्थर का कर गई थी। पता है, एक औरत जब माँ बनती है तो वो तख्लीक के मराहल से गुजरती है। वो अपने अंदर एक नई जान को पाल रही होती है। एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान का जन्म लेना बहुत मुश्किल होता है। मैंने 8 महीनों में एक भी रात सो नहीं पाई, क्योंकि मेरे अंदर के डर ने मुझे सोने नहीं दिया कि तुम मुझसे मेरी औलाद छीन लोगे। तुम्हारा ये बच्चा मेरी रग रग से खून चूस रहा है। मैं अंदर से ख़त्म हो रही हूँ। मैं सोचती हूँ इसको पैदा करने के बाद तुम इसे मुझसे छीन लोगे तो मैं सुकून से कैसे रहूँगी, मैं कैसे जीऊँगी? मेरा ये डर मुझे सोने नहीं देता कि मैं अपनी औलाद के बगैर कैसे रहूँगी। तुम तो आसानी से कह देते हो मुझे ये बच्चा दे देना, फिर जहाँ मर्जी रह लेना, मगर एक माँ अपने बच्चे के बगैर कैसे रह सकती है? इसकी ममता को सुकून नहीं आता। कभी सोचा है तुमने? मैं अपने आप से इतनी खौफजदा रहने लगी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ हो जाएगा।
इस हालत में तो शौहर बीवी का ख्याल रखता है। बीवी को शौहर की तवज्जो और नरमी की ज़रूरत होती है। जिन रातों में मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, इन रातों में वहशतों में रही हूँ। 8 महीने से ये मेरी रग रग से जुड़ा हुआ है। तुम एक दिन एकदम से इसे छीन लोगे तो मैं क्या जी पाऊंगी। एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो इसने सर पर कफन बांध कर रखा होता है। फ़र्ज करो उस नाल वक्त तुम्हारे बच्चे को जन्म देते मेरे सराहने खड़ी ये बेरहम मौत जीत जाए और ज़िंदगी की हार हो जाए। वह इतनी बेरहमी से कह रही थी जैसे इसे ज़िंदगी जीने से सरोकार न था। अल्लाह ना करे। इसकी बात सुनकर इसका लहजा डगमगा गया था। वो जो अपने लफ्ज़ों के नुकीले खंजर से इसे जख्मी करा था, अब वो खंजर इसके हाथ में था। इसे लगा कि वो खंजर मिनाल ने बहुत बेरहमी से चलाया था। वो बॉल साइड पर रखता खींचकर इसे खुद से लगा चुका था। वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा था। इसे लगा कि वो खुद इससे अलहदगी के लिए बदतमीज़ी कर रही थी, इसलिए वो इसे हट कर गया था। इस वक्त आपको आराम की ज़रूरत है। इसे खुद से अलहदा करता इसके पाँव से झुककर शूज़ उतारे थे। इसके पाँव काफ़ी ज़्यादा सूज गए थे। हसनान ने इसे सही से बाजू में भरकर बेड क्राउन के साथ बिठाया कि पीछे से बाउल उठाकर फिर से चम्मच में भरकर इसके सामने किया और अब की बार दूसरे हाथ से इसका मुंह खोलकर खिलाया था। फिर वो इसके कितनी देर खिलाता रहा था। हसनान को समझ लग गई थी कि इसने अपने गुबार निकाल लिया था। बस इसने मज़ीद खाने से इनकार किया था तो इसने गिलास में जूस निकाल कर इसके मुँह से लगाया था जो वो आहिस्तगी से पीने लगी थी। इसने पीकर गिलास साइड टेबल पर रखना चाहा तो हसनान ने इसके हाथ से गिलास लेकर खुद रखा था। अब लेट जाएं, ये ना हो फिर मुझे ही सुलाना पड़े और मेरा सुलाना शायद आपको पसंद ना आए। वो इसके गालों पर अपने अंगूठे को सहलाता नरमी से बोला था। मिनाल की सुनती जल्दी से लेटी थी कि कहीं वो इसे सुलाने ही ना लग पड़े। वो जल्दी से लेटी थी। हसनान ने इसके ऊपर कंफर्टर दुरुस्त करता, अपने कपड़े निकाल कर उठाता वाशरूम फ्रेश होने चला गया था। कुछ पल बाद वो वापस आया तो वो सोई हुई थी। इसके पास बैठता इसे देखने लगा। वो कितनी देर इसे देखता रहा, फिर इसकी ठंडी पेशानी पर लिमिट रखा और कितनी देर तक इसे महसूस करता रहा। मैं भी रातों को सो नहीं पाया कि मेरे बच्चे की माँ मुझे छोड़कर चली गई। हल्का सा मुंह उठाकर अपनी बेचैनियाँ से सुनाई और फिर से इसकी पेशानी पर लब रखे थे। वो इसके लफ्ज़ों की वजह से दिल में बहुत परेशान था, मगर ये उलझन इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। आंखों से टूटता हुआ आंसू इसके माथे पर गिरा तो मिनाल ने इसका गिरबान पकड़ लिया। हसनान ने हैरत से देखा मगर वो सोई हुई थी। एक उदास सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैली थी। वो कंफर्टर उठाता इसके पास लेटा और इसकी शाल की घिरा खोली और उतार कर साइड पर रखी, मगर जैसे ही नज़र इसके बालों पर पड़ी तो वो बेयकीनी की कैफियत में देखने लगा। जिन भूरे बालों से इसे इश्क था कई जगह से कटे हुए थे, आज वो भूरे बाल इसे रुला गए थे। वो लड़की कितनी साबिर थी। इसे नहीं पता था इसकी ये हालत किसने की थी। वो तो समझता था कि वो अपने माँ के साथ खुश थी, मगर इसने तस्वीर का एक रुख देखा था, दूसरा रुख अभी नहीं देखा जो कि बहुत अजियतनाक था। इसके बालों पर लब रखते खुद को सब्र की हदों में खड़े पाया था, मगर फिर भी एक बागी आंसू निकलता इसके बालों में जज़ब हुआ था। मिनाल की आंख सर के भारीपन पर खुली तो इसके सर को अपने सर के साथ जुड़े देखा तो आंखों की पुतली फैली देखी थी, यानी वो इसकी माँ का राज जान जाएगा। किसने किया है सब, मुझे सच सच बताना मिनाल। इसकी आंख खुली, देखी तो इसके सर पर हाथ रखते इसने बहुत अज़ियत से पूछा था। पार्ट 5 एपिसोड 34 का पार्ट 5। उफ अल्लाह, हमारा दिल कर रहा है इसको एक और पार्ट बना दे। हमने कहा था ये लास्ट होगा और ये लास्ट आ ही नहीं रहा। किसने किया है? हसनाल इसके सर को सलाता नरमी से बोला था। वो इसके सर पर उंगलियां फेरता इसके भूरे बालों को अपनी उंगली में फंसा रखा था। हसनाल अम्मी, वो टूटे फूटे लहजे में बोली ताकि इसे बता सके इसकी माँ इसे छोड़कर जा चुकी है। वो इसके हाथ अपने बालों से हटाती पीछे होती हल्की सी उठी, लेकिन इसके मजबूत हिसार से वो मुकम्मल उठकर नहीं बैठ सकी। खाला ने यह सब किया है? खाला ने आपको इतनी तकलीफ़ दी है? मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे थोड़े से गुस्से की वजह से घर छोड़कर चली गई। कुछ तो बताकर जाती, नाराज़गी गुस्सा कोई तो रद्द अमल दिखा देती। खाला ने आपको कहा और आप इनके साथ चल पड़ी थी। दूसरों की ज़िंदगियों से खेल कर तो वो मज़े कर रही हैं। उन्होंने हम सब की ज़िंदगियाँ तबाह करके रख दी हैं। इन्हें भी तो सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा की मुस्तहिक है मिनाल, और मैं इन्हें इस तरह आज़ाद नहीं छोड़ सकता। तो मुझे इन तक लेकर जाओगी, चाहे वो पाकिस्तान है या बाहर। इनसे रब्ता करना अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम मुझे गाइड करोगी, नहीं तो मैं कानून के ज़रिए इन तक पहुँच जाऊँगा। वो भी अपने हिस्से की सज़ा काटेंगी, तब इन्हें किसी की तकलीफ़ का पता चलेगा। इस तरह तो वो और भी कितनी ज़िंदगियों को ख़राब करेंगी। तो मेरा साथ दोगी ना? वो पीछे होता उठ बैठा, लेकिन झुककर अपने हिसार कायम रखा था। वो सदमे की कैफियत में गिरा इसके दिल से अनजान कह रहा था, जिसका दिल माँ की जिक्र और फिर से इनके बुरे काम सुनकर खून के आंसू रोया था। 3 महीने से आंसू बागी हो गए थे। वो दिल ही दिल में ये गम रख कर घुट रही थी। हसनाल
अम्मी, ये कहते थोड़ी सुर्ती इसने हिचकी ली और शिद्दत से इसके सीने से लगती, इतने अरसे बाद इसके दिल से लगते। वह इसके दिल को बड़ी शिद्दत से धड़का गई थी। मिनाल का हिसार इसके गिर्द बहुत सख्त था, जैसे वह इसे छोड़कर ना चला जाए। वो इसके गर्दन में सर दिए माँ की मौत का गुबार निकाल रही थी। वह तकरीबन 10 मिनट इसके गले से लगी रोती जैसे माँ की मौत आज हुई हो। हसनार इसके हिचकोले खाते वजूद को समेटता रहा। वो टूट टूट कर बिखर रही थी और वह संभालते संभालते ना थक रहा था। इसने इसे अलायदगी से आहिस्ता किया था, जो इससे अपने ऊपर गुजरी दास्तान सुना रही थी कि कैसे इसकी माँ बीमार रही, इनकी कंडीशन कैसी रही थी, और वो साकित सा सुनता इसे थपकता रहा था। पता है, जिस दिन रुशनाल को गोली लगी, इस दिन मैं तुम्हारी बातों की वजह से टूट कर रह गई थी। तुम्हारी अन्ना ने मुझे अंदर तक मार डाला। तुमने दिमाग से नहीं, नाक से फैसला किया। अपनी नाक अजीज हो गई थी तुम्हें। मेरे गले में फांसी का फंदा डालकर ना घेरा खींची थी ना, फंदा निकाला जिससे मेरी सांसें चलना भी महाल होगी, और उन्होंने रुकना भी गुनाह समझ लिया था। गिरा खींच जाते, कम से कम मुझे मौत तो आ जाती। और मैंने अपने गुनाह का बहुत बड़ा कफारा अदा किया है हसनाल। वो बहुत दुख से दर्द बता रही थी। मुझे हैरत हो रही है मिनाल कि तुमने इनके लिए खुद को फना कर लिया। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो ठीक हो के तुम्हारे साथ पागलों वाला सलूक करती रही, और मैं सोच रहा हूँ कि पागल होकर उन्होंने तुम्हारे साथ सलूक किया होगा, मगर फिर भी तुम पागल जो इनके लिए इतना ख्वार होती रही। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में रखता, इसकी सूजी आंखों पर लब रखता पीछे होता, इसे अपने साथ लगा गया था। एक दफ़ा मैंने एक इस्लामिक बुक में पढ़ा था, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से मुलाकात का जिक्र था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह से मुलाकात करने जाते थे, एक दफ़ा उन्होंने अर्ज़ की, ए दो जहानों के रब, कि तुझे मुझसे भी ज़्यादा कोई प्यारा है? तेरा मेरे अलावा भी कोई दोस्त है? तो गैब से आवाज़ आई, मूसा कि फ़लाँ बस्ती में चले जाओ। वो छोटी सी बस्ती है, इस बस्ती के पहले घर का दरवाज़ा खटखटा लेना। इस घर में एक शख्स है, मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरा महबूब तरीन शख्स है। मैं इसकी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। गीबी आवाज़ पर सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती की तरफ निकल गए थे। वो इस बस्ती के करीब थके थके से पहुँचे और लोगों से पूछते पूछते वो इस शख्स के घर में पहुँचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। ये एक वर्ड है, एक जानवर है। आई थिंक हमने सुना था कि ये मतलब इसको कहना गुनाह होता है, तो इसलिए हमने कही। एक शख्स जोड़े को चारा डाल रहा था। वह इस जोड़े को चारा डाल रहा था और प्यार से कभी एक को थपकी देता, कभी दूसरे के सर को सहला रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाहर खड़े खुले दरवाजे से ये माजरा देख कर हैरान परेशान हो गए। वो सोच में पड़ गए कि जिस चीज़ का नाम तक लेने से ज़ुबान नापाक हो जाती है, वो इस शख्स ने घर में पाल रखे थे, और ये शख्स अल्लाह को प्यारा कैसे हो सकता है? ठीक है, एक जानवर का नाम है और ज़ुबान नापाक हो जाती है, उसको लेते हैं। आप लोग मुसलमान हैं, मतलब जो मुसलमान सुन रहे हैं और जो इंडिया से सुन रहे हैं, तो वो भी सुन ले, इसलिए हमने नाम नहीं लिया। आप खुद पढ़ सकते हैं प्लीज़। उन्होंने दरवाजे को दस्तक दी और वो शख्स इन तक आया था। हज़रत मूसा गुस्से से इनसे सवाल जवाब करने लग पड़े, तो इस शख्स का जवाब सुनकर वो इनकी आंखों से आंसू आ गए थे। इस शख्स का जवाब ये था कि ये मेरे माँ बाप हैं। सख्त गुनाह की वजह से इन पर यह अजाब नाजिल हुआ है और अजाब इलाही की वजह से नापाक जानवर बन गए हैं। ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे तो माँ बाप हैं, इनको भूखा कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे तो पैदा किया है, पाला है। अगर ये गुनाहगार थे तो इनके गुनाहों का हिसाब तो अल्लाह लेगा। मैं कौन होता हूँ इनसे हिसाब करने वाला, इनसे रिज़्क़ छीनने वाला, इनको भूखा मारने वाला? और औलाद के भी तो फ़राइज़ होते हैं, मैं तो औलाद होने का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। इस शख्स का जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पाँव तले से ज़मीन से रखे। उन्होंने इस शख्स से माफ़ी मांगी और नादम होते इस बस्ती से निकल गए। वापसी पे वो अपने रब से बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने जो अल्लाह के बारे में अंदाज़े लगाए, इन पर शर्मिंदा थे। अल्लाह तो दिलों के हाल जान लेता है। वो अल्लाह की मसलियत नहीं जान सके थे, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई मसलियत ज़रूर होती है। इंसान बेशक जितना भी अक्लमंद हो, अल्लाह की मसलियत नहीं समझ सकता। वो शर्मिंदा हुए थे। जो वो शख्स अल्लाह का महबूब था, तो मैं नहीं हो सकती? और हसनाल, क्या पता अल्लाह मुझे माँ की खिदमत की ही बदौलत बख्श दें। मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं अच्छी इंसान भी नहीं बन पाई, मगर अब मुतमईन हूँ कि चलो अब सबका हिसाब मुझसे बराबर हो गया है। वो अपने कांपते हाथ इसके बेड पर रखती अपना दर्द सुना रही थी। पता है, आपकी सच्चाई जानने के बाद मैंने आपको बहुत बुरा समझा। दिल के आपको तलाक दे दूं, या फिर आपको मार दूं, या खुद को ख़त्म कर लूं। जिस रात आपकी सच्चाई जाने कि आपने शनान के साथ बहुत बुरा किया, इस दिन आपको चेहरा बहुत करेहा लगा। इस रात में बहुत अजियत में रहा। मुझे पता लगा कि आप बहुत बुरी हैं। फिर आपके किरदार पर कीचड़ उछाल के पुरसकून करता
आपसे मोहब्बत शादी के बाद हुई, इससे शायद मोहब्बत कहूँ या ईमानदारी, लेकिन फिर आपका मुस्कुराना शर्माना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन भाई की तबीयत जिस दिन खराब थी, इस दिन मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहता था। मुझे पता था आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी गुस्से में बातें सुना दी आपको, मगर फिर आपका बुझता चेहरा भी अच्छा नहीं लगा। मैं तसल्ली देना चाहता था, दिल बहुत चाहा कि आपको सीने से लगाकर आपके माथे को अपने लबों से मुहत्तर करके सारी बेरौनकी ख़त्म करके जाऊँ, मगर अना, हाय ये ना। इसने गहरा सांस लिया, फिर इसके हाथों की उंगलियों को चूम लिया था। आपने सही कहा कि वाकई मैंने इस अना में ना सिर्फ आपकी बल्कि अपनी चलती सांसें भी बंद कर ली। ये अना बहुत जालिम चीज़ है, ये तबाह नहीं करती बल्कि बंदे को कब्र में उतार देती है। अनाओं के परचम बुलंद हो जाएं तो सर झुक जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, आप टूट गई हैं, बिखर गई हैं, लेकिन आपने इस सफ़र में अपने रब को पा लिया है। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? पता है, जब लोहा शीशे को तोड़ता है तो इसे दोबारा एक कारामद एशिया में ढालता है, इसे नया और खूबसूरत नक्शो नगार देता है। शीशे का वो टूटने का मरहला बहुत अजीब होता है, लेकिन जब वो खूबसूरत बनता है तो फिर लोग सताइश से देखते हैं कि बनाने वाले ने तो कमाल कर दिया। इसे शीशे पे जो ज़रबे लगती हैं, ये वो शीशा ही जानता है कि वो कैसे दोबारा बनाया गया है। वो उस बंदे को पैदा तो एक ही बार करता है, लेकिन वो इंसान को बनाता बार बार है। मोबाइल में अगर वायरस आ जाए ना तो हम रीसेट करते हैं कि हमारा मोबाइल ठीक रहे। इसी तरह जब अल्लाह के बंदे के दिल में वायरस आ जाए ना तो वो रब गम से जोड़कर इस बंदे को रीसेट करता है। मेरे अमल से, लोगों के अमल से तुम नई और टूट कर बनी हो। मिनाल, जितना वक्त तुम्हें तोड़ा है, इतना ही तुम्हारे रब ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। तुम्हारे ये टूटने का मरहला जितना तकलीफदार था, लेकिन इससे इसे बनाने वाले ने तो तकलीफ पहले ही बहुत खूबसूरत बनाई थी। लेकिन इस अजीम रब ने फिर तुम्हें समझने की आँख अता की है, जो हर किसी की नहीं होती। तुम्हारे रब ने तुम्हें सबकी नज़र में मोतबर किया है। तुम मेरी नज़रों में सरबुलंद हो गई हो, बुरे बालों वाली बिल्ली। वो इसे आप और तुमसे नवास्ता आसमान पर बिठा गया था। पता है, तुम मेरी ज़िंदगी का वो हसीन ख्वाब हो जिसमें बार बार देखना पसंद करूँगा, जो एक दफ़ा आया तो मेरी आंखें खोलना नहीं चाहूँगा। तुम औजे कामलियत की बुलंदियों छू गई हो मिनाल। ये कहते हुए झुक कर वो इसके दिल के मुकाम पर लब रखता है। इसकी साखत धड़कनों में तलातम मचा गया था। आज पूरे 7 माह बाद इसका ये लिमस इसको लड़ने पर मजबूर कर गया था। हसनाल, इसने पुकारा और इसके सर पर हाथ रखा अपनी धड़कनों पर। इस शख्स का पाकीज़ा लिमस वो बुरी तरह घबरा गई थी। इसका सांस बंद होने लगा। वो पीछे नहीं हट रहा था, इसका चेहरा बुलिश करने लग पड़ा था। हसनाल ने पीछे होकर इसके चेहरे की लाली देखी तो एक तिलिस्म ज़दा मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई थी। हाय हाय, ब्लश कर रही हैं आप। हसनाल बख्त ने इसके गाल के साथ अपना गाल रब किए थे तो वो अपने गाल से इसके गाल हटाते इसकी हल्की बड़ी बेड पर लब रख गई थी। वो कितनी देर इसे महसूस करती रही थी। इस शख्स की गुफ्तगू, इसके समझाने का अंदाज से वो तो जैसे इसकी असीर हो गई थी। मैंने तहज्जुद आपके साथ अदा करनी है, इसलिए कि मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, लेकिन अभी तो 12 बचे हैं। वो इसका सर अपने कंधे पर रखते इसके हाथों में हाथ फंसाता हुआ बोला था। हसनाल, वो जो इसको खामोश सा बैठा महसूस कर रहा था, इसकी हल्की सी आवाज़ सुनी थी। जी सदके, वो फिट से बोला था। आज अगर मैं तुम्हारे साथ ना आती, मतलब मैं तुम्हें छोड़कर फिर से बख्ती अम्मा के साथ चली जाती, फिर तुम क्या करते? मिनाल ने इसके कंधे पर नाक रगड़ते मासूम से लहजे में सवाल किया था, जो फ़ोन पर किसी दोस्त को टाइपिंग कर रहा था और इसके मासूम सा सवाल सुनकर मुस्कुराया था। तो मैं शुक्राने की नफरत अदा करके दूसरी शादी कर लेता, और मैंने क्या करना था? वो मसनूई गम से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की खातिर बोला। जब मिनाल के नाजुक हाथों का मुक्का इसकी गर्दन पर बड़ा सख्त लगा था। मुक्के के साथ ही मिनाल की हल्की मधुर सी हंसी की आवाज़ आई थी। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर दूसरी शादी का सोचा भी तो। अपनी झांसी की रानी को इतने अच्छे मूड में आता देखकर इसने रब का शुक्र अदा किया था कि वो आखिरकार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कामयाब हो गया था। मिनाल पुरसुकून होकर ईजी होकर लेटी। इसने हसनाल के गिर्द बाजू बांधे और तकरीबन लेटती इसके सीने पर सर रख कर मानो और बख्ती अम्मा के मुतालिक सुनाने लगी थी। वो मानो का बताती रही और मुस्कुराती रही। आखिर हसनाल की कुर्बत में इसे बातें करते करते वो सो गई थी। हसनाल ने झुककर इसके माथे पर लब रखे थे। आज इसने सारी रात इसे देखकर गुजारनी थी। इसे पता था कि मिनाल बहुत कुछ सह आई थी। इसकी छोटी इस पर गिरा गुजरी थी, लेकिन वो मिनाल तो जैसे मर गई थी। ये मिनाल बहुत अच्छी थी। एक ठोकर इसकी चाल सीधी हो गई थी। शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, शम्मा परवाने को जलना सिखा देती है। गिरने वाले को तकलीफ़ तो होती है, मगर ठोकर इंसान को चलना सिखा देती है। वाकई, और ये हमने पहले भी किसी नावल में रीड किया है। हसनाल इसको देखकर अपने आने वाला आई थिंक कल को सोचने लगा, मगर कल भी कभी आई
कल देखता कौन है। बाबा ये ले लें चाचू की सारी प्रॉपर्टी के कागजात, ये मिनाल और अशनाल के नाम आधी आधी है, आप इनके सिग्नेचर्स करवा दीजिएगा, मैं खुद ये काम कर लेता, लेकिन रात को जॉब पर जाना है, फिर मैं फ़्लैट पे रहूँगा। तलहा एंड सीनियर्स कंपनी के साथ मीटिंग है मेरी, इसके बाद शायद वो भी दिन लग जाए, केस भी है, शायद मंथ भी लग सकता है। बस संजीदगी से कहता सब कोई गा कर रहा था। इसकी बात सुनते अशनाल की जान मुट्ठी में आ गई थी। वो सोचती रह गई कि वो इसके बगैर इतने दिन कैसे रहेगी। वो उदासी से इसकी तरफ देखने लग पड़ी कि वो इसकी तरफ देखेगा, लेकिन इसका सारा ध्यान बाबा को समझाने पर था। वो उदास उदास नज़रों से इसे देखती रही थी। ओके बाबा मैं चलता हूँ, इशू मेरा सूटकेस तैयार कर देना, मुझे रात को निकलना है। वो इसके सते चेहरे को देखकर भी नज़रअंदाज करता निकल गया था, जबकि अशनाल ने इसके पीछे जाना चाहा, मगर फिर सारों की मौजूदगी में बेदिली से खाना खाने लगी थी। वो ज़रूरी प्रेजेंटेशन बनाता रहा, फिर नेट ऑन करके आगे फॉरवर्ड किया था। वो जल्दी से उठा था क्योंकि इसने फिर हैदराबाद के लिए निकलना था, इसलिए सोचा कि वो तकरीबन 8 बजे तक निकल जाएगा, इसलिए बाहर निकला था। वो घर के लिए निकल गया था। वो जितना जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी ही देर हो रही थी। ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ी फंसी हुई थी। जब इसने एक 10 साल बच्चे को देखा जिसने गजरे उठा रखे थे। गजरों को देखकर एकदम से इसकी निगाहों में अशनाल का खफा खफा चेहरा घूमा था। छोटू, इसने शीशा नीचे किया और इसे पुकारा था। जी साहब। वो बच्चा करीब आके इसके पास खड़ा हो गया था। ये कितने के हैं? इसने पूछा। वो इसे बहुत पसंद आ रहे थे। सर 50 रुपए की जोड़ी है, इस बच्चे ने सादगी से जवाब दिया था। रुशनाल ने इसे अपनी पॉकेट से 500 का नोट दिया और वो गजरे ले लिए थे। साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, इस बच्चे ने वापस देने चाहे थे। ये मेरी मोहब्बत के आगे बहुत कम है, और आज तो वैसे भी नाराज़ ही होगी। वो ये कहता सिर्फ मुस्कुराया और इसका गाल थपथपाता विंडो के शीशे ऊपर कर लिए। तब तक ट्रैफिक पे सिग्नल देखता गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। वो घर पहुंचा तो सब खा रहे थे। वो सब हसनाल को कोई बात समझा रहे थे। आगाजान और मिनाल नहीं थे, बाकी सब वहीं थे। वो इनके साथ चेयर खिसका कर बैठा था जहां हसनाल की अच्छी सी धुलाई हो रही थी। अमीना बेगम बहुत गुस्से से हसनाल को समझा रही थी। अम्मी क्यों इसको डांट रही हैं, बेचारे को पहली बीवी से दूर रहा है। रुशनाल ने हंसकर इसको बचाना चाहा था। तो क्यों ना डांटूं, ना मिनाल को बातें सुनाता और ना वो हमें छोड़ कर जाती। समीना भी इसी वजह से मिनाल को ले गई थी। मेरी बहन भी मुझसे दूर हो गई है। तमीना बेगम बहुत ज़्यादा खफा हो रही थी। तो आपको नहीं पता उन्होंने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया? कभी सोचा है आपने? पहले उन्होंने मेरे साथ जो किया है वो आप भूल गई हैं। सॉरी अम्मी, लेकिन वो आपकी बहन है तो हम आपके बेटे हैं। आप फिर भी इनको डिफेंड करती हैं। आपको नहीं पता उन्होंने अशनाल को लेकर इतनी गलतफहमी डाली है। रुशनाल वाज़ेह लफ्ज़ों में माँ से मुखातिब हुआ था। इसके आगे खाना रखते अशनाल इन सब की बहस सुनती रही थी, मगर खामोश रही। तो तुम्हारी अपनी आंखें नहीं थी? वो गुनाहगार थी तो तुम भी दूध के दूल्हे नहीं हो? जो सब कुछ तुमने अशनाल के साथ किया है सब कुछ इल्म है मुझे। मैं अगर बोलती नहीं तो इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं गूंगी या अंधी हूँ। मुझे सब पता है जो तुमने इस मासूम के साथ किया है। उन्होंने अशनाल को इशारा किया था। इनकी बात सुनकर अशनाल का चेहरा ज़बत से लाल हुआ। ये ताना सीधे इसके दिल पर लगा था। इसकी माँ को इसको माँ की बात सुनकर इतनी तकलीफ़ हुई वो बयान नहीं कर सकता था। इसने एक नज़र अशनाल पर डाली। इसकी तरफ देखकर अशनाल को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। चेयर धकेलता उठ खड़ा हुआ और तनफन करता खड़ा होता निकल गया। अशनाल इसका लाल चेहरा देखकर सहम कर रह गई थी। इसे पता था कि वो इसे कसूरवार समझ रहा है। वो जल्दी से निकली कि वो इसे गलत ना समझ ले। वो इसके पीछे लगती थी। सुपरमैन बात सुने प्लीज़, मेरी बात सुने प्लीज़। वो इसके दरवाज़ा बंद करने से धकेलती अपनी सफाई देने की खातर आगे बढ़ी थी। क्या सुनूं, सब कुछ तो सुन लिया है। वो अलमारी से सूट निकालने लगा। मैंने इन्हें कुछ भी नहीं कहा। मुझे नहीं पता उन्होंने आपसे ऐसी बात क्यों की थी। हाय, तो फिर इन्हें इल्हाम हुआ है। वो तलखी से मुड़कर ये कहते हुए फिर से मसरूफ़ हुआ था। सच्ची मैंने खाला को कुछ नहीं बताया सुपरमैन। वो इसके करीब गई और इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, मैं बेशक दोबारा सोने का भी बनकर आ जाऊँ ना अशनाल हकम वक्त, तो तुम कहीं ना कहीं अपनी माजी को घसीट कर मेरे सामने खड़ा कर दोगी। आज जो सुनकर आया हूँ मैं समझ गया है ये बात। इस अमल से तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता मैं ज़रूर ज़ख्मी हो गया हूँ। तुमने कहा था कि अब हम माजी का जिक्र नहीं करेंगे। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि औरत वाकई अपने ज़ख्मों को नहीं भूलती, फिर चाहे मर्द दूध का धुला भी क्यों ना हो जाए। लेकिन औरत इसे पिछले गुनाह याद करवा देती है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन अशनाल ये मैं न जाने कितनी दफ़ा सुन चुका हूँ। मैं टूट जाता हूँ, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। पर खैर छोड़ो इन बातों को। मैं आज जा रहा हूँ, फिर शायद वापसी भी महीने बाद हो। ये कहता सूटकेस उठाकर जाने लगा जब अशनाल इसके पास इसके जाने का सुनकर कमरे से निकल गई थी। अशनाल गहरी सांस भरता कमरे से सूटकेस उठाकर निकलता नीचे आया और रिजलत में गाड़ी में बैठा था। वो जैसे ही बैठा इसका ध्यान दूसरी सीट पर गया जहाँ सर टुकाए वो बड़ी मासूमियत से टिक रही थी। अशनाल ये क्या ड्रामा है? वो सख्ती और कड़े तेवर से कहता डैशबोर्ड पर हाथ मार गया था। मुझे नहीं पता, मुझे आपके साथ जाना है। वो ज़िद्दी हो गई थी जैसे इसके तासरात से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। अशनाल उतर के कमरे में जाओ, मज़ीद तमाशा मत बनाओ मेरा। रुशनाल इसकी ज़िद से गुस्सा आया था।
मुझे नहीं पता, मैंने आपके साथ जाना है। मैंने सूट भी पैक कर दिए थे सुबह के, मैं आपके साथ जाऊंगी। सुपरमैन, अगर आपने मुझसे कहा तो मैं चली जाऊंगी, मगर फिर मैं कोई चीज़ खा लूँगी। आप मेरा मुंह भी देखने मत आइएगा, महीना छोड़कर साल बाद आ जाइएगा, लेकिन मैं वसीयतनामे में लिख कर जाऊंगी मेरे शौहर को वीडियो कॉल पर भी मेरी शक्ल देखने की इजाज़त नहीं है। रोशनाल ने मासूमियत से आंखें पटपटाते कहा था। वो ऐसे कह रही थी जैसे इसके कफन दफन का बंदोबस्त कर दिया गया हो। इसकी बात सुनकर रोशनाल का दिल क्या वो अपना माथा पीट ले। वो इस इमोशनल ब्लैकमेलर को देखता रह गया जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था। वो उल्टा इस फसाद की जड़ को ही साथ लेकर गया था। इसने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की, जबकि रोशनाल इसी में खुश होगी कि वो कम से कम इसे साथ ले जाने पर तो राजी हो गया था। इन दोनों को यहाँ हफ्ता से ज़्यादा अरसा हो गया था। वो रात को खामोशी से इसके साथ खाना खा लेता था, मगर बातचीत तकरीबन ना होने के बराबर थी। वो जिद लगाकर इसके साथ तो आ चुकी थी, मगर अब वो बहुत उदास रहने लगी थी। वो कोई बात करने की कोशिश करती तो आगे से इसका लहजा सर्द हो जाता। वो कुछ भी कहने से पहले 10 बात सोचती थी। वो फिर से अजनबी बन गया था। वही रोशनाल जो इसके साथ पहले जैसा ताल्लुक सा था, इसकी बात तक नहीं सुनता। शायद बड़ी अम्मी की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, लेकिन आज वो सही शाम का वक्त था। रोशनाल को इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि वो आज से हर हाल में मना लेगी। नाराज़गी होती है, मगर इतनी भी क्या नाराज़गी कि वो इसकी बात सुनने तक का रवादार नहीं था। आज सारा आई हुई थी। उसने तो जैसे ही पता चला वो पहुंच गई थी मिलने के लिए। वो अशनाल का दिमाग ठिकाने के लिए आई थी कि वो खुद क्यों नहीं इसे मिलने आई। अशनाल इसको डिनर पे बुलाने का सोच रही थी, लेकिन सारा ने खुद इसे इनवाइट किया था। वो अपने हस्बैंड साथ के साथ आई और वो खुसूसन अशनाल को भी कह कर गए थे। और अशनाल ऑफिस जाने से पहले कह दिया था कि तैयार रहना, हम शाम तक चलेंगे। तो अशनाल ने इससे कहा था वो तैयार रहना, और इसके लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर बैठ गई थी। तकरीबन इससे कोई ख़ास नहीं थी, तैयारी कोई ख़ास नहीं थी, बस वो खुद मुतमईन थी। सर पर शाल किए वो मुतमईन सी लाउंज में बैठ गई थी कि वो आए तो वो इससे किसी बात का बहाना ना मिला। वो कुछ देर बेजारी से फिरती रही, फिर जाकर खिड़की के पास खड़ी होगी। मौसम के मौसम को देखा तो इसके वीरान दिल पर फवार पड़ी थी। ठंडी ठंडी हवा, शाम का गुरूब होता सूरज पर गहरे बादल साया भगन हो रहे थे। नीचे मैदान में छोटे छोटे बच्चियों को देखती जो बारिश होने के डर से घरों में भाग रहे थे। हल्की बारिश की किनमिन हो रही थी, फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें इस पर गिरी तो वो अच्छी खासी भीग चुकी थी। मगर इस बारिश की दीवानी को तो वो परवाह नहीं थी। बारिश इसी तरह ज़ोर शोर से होती रही और वह ऐसे ही खड़ी रही थी। वो अच्छी खासी देर बारिश में रही। अब हवा के ठंडे झोंकों से वो कपकपा कर रह गई थी। वो बहुत वक्त गुजरने के बावजूद भी इसका इंतजार करने लगी थी। रोशनाल अपने ऑफिस में काम निपटाता रहा और कुछ देर बैठा रहा कि बारिश जब तक रुकती नहीं है तब तक वो नहीं निकलेगा। लेकिन फिर अशनाल का सोचकर निकल आया था। जब वो फ्लैट पर पहुंचा, बारिश और तेज़ हो गई थी। वो जब तक गाड़ी से निकला, लॉक खोलने पर वो अच्छा खासा भीग गया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लाइट वगैरह कुछ भी ऑन नहीं था। पूरे लाउंज कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। इसने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की तो वो तब तक खिड़की से हटती हाल में आ चुके थे। रोशनाल ने हाल की लाइट ऑन की तो रोशनाल का भीगा सरापा और मुकम्मल हुस्न देखकर वो ठिठक गया था। वो संजीदा सा चलता इसके मुकाबले आकर खड़ा हुआ। धुले धुलाया मुंह, बिना किसी मेकअप या आराइश के भी वो इसके मजबूत हिसाब को झंझोड़ कर रख गई थी। इसका ये रूप इसके होश भुला गया था। रात की खामोशी और बारिश की थाल मचाती बूंदों ने इसके संजीदा सापरे खुशगवार सा तासर पैदा किया था। अशनाल ने इसकी आंखों में पुराने पहचान के रंग देखकर इसके पास से होकर गुजरना चाहा। जब इसने हाथ बढ़ाकर मजबूती और संजीदे तासरात से अपने हाथों को इसके कंधे पर जमाकर इसे वहीं फ्रीज कर दिया था। इसकी आंखों के बदलते रंग देखकर इसका दिल उछल उछल कर बाहर आने लगा था। इसके बदलते रंगों से खाइफ होकर वो अपनी निगाहें झुका गई थी। इसकी पलकें थरथराने लगी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो निगाहें उठाकर देख ले। वो तो हर रूप में ही इसकी जान निकालने का फन रखता था। पलकों के साथ ही लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। माहौल में एक सहर सा पैदा हो गया था। वो छुई मुई सी लड़की थी और वो शख्स इसके इस अंदाज को देखता बेखुदी के आलम में था। इसके घटावदार लब इसके दिल को जकड़ रहे थे। इसको ऐसा लगा कि अशनाल वक्त जैसे कोई खूबसूरत तराशा हुआ मुजस्समा हो और वो बुरी तरह इसे अपने आप में जकड़ रही थी। रोशनाल ने आहिस्तगी से इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और इस नाजुक लड़की को देखने लगा था। अशनाल बुरी तरह कांप कर रह गई थी। एक तो सर्द मौसम, दूसरा इस शख्स की गुर्बत। दर दर करते दिल और जज्बों की आवाज़ से घबराती वो आंखें बंद कर गई थी। इसकी बंद आंखों को देखकर ही रोशनाल का ज़बर टूटा था। इसकी नीम मूंदी आंखों को देखकर वो इसके याकूती लबों पर कोई तिलिस्म जमाता ही जब माँ की आवाज़ कानों पर आ गई। सारा तिलिस्म एक पल में टूटा था। वो होश में आता एकदम पीछे हुआ था और नरमी से इसे एक तरफ किया था। तुमने अपनी कोई तैयारी करनी है तो कर लो, मैं तब तक खुद फ्रेश होता हूँ। अब की बार सख्ती से कहता हुआ इसके पहलू से गुजर गया। अशनाल सोचती रहेगी कि इसे बढ़कर इसकी क्या तौहीन होनी थी। वो गुस्से से कमरे में आई थी। जो अपने शूज़ उतार रहा था वो इसके पास जाती बेड पर बैठी और गिरबान पकड़ लिया। क्या समझ रखा है आपने मुझे? कब से कह रही हूँ, नहीं बताया मैंने ताई अम्मी को, सुना आपने? रोशनाल इसको शेरनी बना देखकर ठिठक कर रह गया था।
फाइनली एपिसोड नंबर 35। अब इसके भी आई थिंक 2 पार्ट हैं। उफ, क्या समझ रखा है आपने मुझे? कब से कह रही हूँ, नहीं बताया मैंने ताई अम्मी को। सुना आपने? इसने इसके गिरबान को पकड़ कर खींचा था। रुशनाल इसको शेरनी बना देखकर ठिठक कर रह गया था। इसने हैरत से अपने गिरबान पर इसके छोटे छोटे हाथ देखे तो इसकी हिम्मत और जुर्रत पर शिद्दत रह गया था। इशू, क्या बदतमीजी है ये। इसने अपने गिरबान पर जोरदार खिंचाव महसूस किया तो सच में गुस्सा आया था। इसने रुशनाल का हाथ हटाना चाहा मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। बदतमीजी ये नहीं है, बदतमीजी वो है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। अब की बार इसके सीने पर मुक्का मारा था। अच्छा, तो क्या बदतमीजी है, ज़रा वजाहत से बताना। वो इसका हाथ पकड़ते सख्ती से बोला, बदतमीजी ये कि बगैर सुने बगैर जज के तस्लीम कर लेते हैं गलती मेरी है। मेरी एक नहीं सुनते। जब आपका दिल चाहे मुझे मारते हैं, मुझे तंग करते हैं। आपको पता है ना, इश्क करती हूँ आपसे, दीवानी हूँ आपकी, तब भी आपको गुरूर आ जाता है। कदर नहीं है मेरी आपको। जिस दिन आपको ना दुखी ना, इस दिन फिर ढूंढते ना दिखे, थिंक इस दिन फिर ढूंढते रहिएगा। ये कहते हिरनी जैसी नशीली आंखों में नमी चमकी थी। अच्छा, कहाँ जाओगी? तैयारी पकड़ो, मैं छोड़ आऊँगा। अब की बार वो गैर मुड़ी जाविये में इसके चेहरे को अजीब दीवानगी के आलम में देखते हुए मज़ाहिया सा बोला। सारा गुस्सा कहीं दूर जाकर सोया था। इसके बाल इसके चेहरे से चिपके बाल वो होश खोने लगा था। ऊपर से इसका पहली दफ़ा मोहब्बत का खूबसूरत एहसास वो बेख्तियार होने लगा था। है, तैयारी क्यों पकड़ूं, मैं किधर जा रही हूँ? इसकी नशीली आंखें मजीद फैल गई थी। खुद ही तो कह रही थी। इसकी फैली हुई आंखें देखकर रुशनाल के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान ने अहाता किया था। मैं नहीं, आप तैयारी पकड़े। इस दफ़ा मैं खुद आपको धक्के मार कर निकालूंगी। हर बार मैं मासूम ही क्यों? मैं तो इसलिए कह रही थी, जब सड़कों पर बैठेंगे, कपड़े प्रेस नहीं मिलेंगे, शूज़ पॉलिश नहीं मिलेंगे, नाश्ता और डिनर नहीं मिलेंगे, फिर मैं आपको बहुत याद आऊँगी। वो उसके सीने पर उंगली बजाती इतनी कॉन्फिडेंस से बोली कि रुशनाल का गुस्सा बहा बनकर उड़ा। वो इसकी बहादुरी पर अशश कर उठा था। इसे दाद देने को दिल किया था। वो पहली दफ़ा जंगी दियारा अपने हक में बोलती हुई दिल के करीब लगी थी। शर्म तो नहीं आएगी तुम्हें लड़की, शोहर को घर से बाहर निकालते हुए? वो नफ़ी में सर हिलाते इसके मनमोहने को से वेट, चेहरे तो लिखा ही नहीं, चेहरे को दिल में उतारता मसनूई गम से बोला था, बहुत कर ली मैंने शर्म। अब और नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया आपको बर्दाश्त करते हुए, अब भी शर्म करूं तो तफ़ है मुझ पर। वो इस मुकम्मल तौर पर अपना गुस्सा निकाली थी। वाकई मेरी सोचम बहुत बेशरम है। वो इसके हाथ को पकड़ता सवाली अंदाज में कहता बेड पर फेंका और इसके ऊपर साया फगन हुआ था। रुशनाल को तो समझ ही नहीं है ये इसके साथ अचानक क्या हो गया। सूरत हाल कुछ यूँ थी कि इसके ऊपर था और वो नीचे दबी हुई थी, लेकिन इसको अपने ऊपर झुके देखकर सारी तेज़ तरारी लम्हे में हवा हुई थी। ये क्या करें आप सुपरमैन? वो मुकम्मल तौर पर घबरा गई थी। पता है मुझे बेशरम लड़कियां जहर लगती हैं, लेकिन हाय बेशरम बीवी का रूप ही निराला है। मोहब्बत होने लगती है। अब इसके सर से शाल को निकाल कर साइड पर रखते बेबाक लहजे में बोला था, पता है वाइफी, तुम बहुत हसीन हो और ख़ुद को ढांप के रखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त ढांप के रखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और एक और बात, मैं नाराज़ था तो तुमने मुझे मनाया भी नहीं। मेरा गुस्सा तो इसी पल ख़त्म हो गया था जिस लम्हे तुम जिद करके मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। अब की बार इसका दुपट्टा भी हिलाया किया और उसकी गर्दन पर झुक कर वहाँ पर लब रखे थे। वो 1 हफ्ते से इसको इग्नोर कर रहा था। बकूल इसके कुछ तो हक बनता था ना इसका। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रुशनाल ने इसके कंधे पर लब रखे तो इसकी मरी मरी सी और घबराई सी आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने सोचा बीवी में से शर्म का पैमाना ख़त्म हो गया है, अब शर्म के कुछ रंगों से रोशनास करवाया जाए। ऊपर उठकर इसके गाल पर लब रखे थे। इसकी रंगत मुकम्मल गुलाबी हो चुकी थी। शुक्र है आप कुछ रंग आया है मेरी कुर्बत का। रुशनाल इसके चेहरे पर लाली देखता बेबाकी से बोला था। ओके, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ इधर। उठे, मेरे ऊपर से सांस बंद हो रही है मेरी। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाती गुस्से से बोली, नहीं आज ही तो मेरे काबू में आई हो और अभी कहाँ सांसें बंद की हैं। इब्तदाए इश्क है। रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। डेयर वाइफी। वो इसके बालों को संवारता मुकम्मल घेरे में लिए इसके कटावदार लबों को देखते हुए बाकी की हदों को छूते बोला था। उसने इसके गाल पर जोरदार चुटकी काटी। बहुत जालिम होती जा रही हो तुम। इसने अपने गाल को हाथों से मसला और पीछे हटा। वो जल्दी से इसकी कैद से निकली थी। अपना दुपट्टा उठाकर इसके हाथों को काबू किया और इसके हाथ बांधे थे। रुशनाल खामोशी से इससे अपना हाथ बंधवाता रहा और रुशनाल तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे सारी ताकत इसमें ही हो, और रुशनाल इसकी खुशी देखकर मुस्कुराया था। ये सब इसलिए अब मैं मेकअप करूंगी और आप मुझे तंग नहीं करेंगे। वो खुशी से उतराती बोली और नरमी से इसके गाल पर लब रखे जहाँ चुटकी के निशान भी थे, जबकि रुशनाल इसके लबों की नरमी को महसूस करने लगा। इसकी मासूमियत को सोचकर इसके लबों पर बड़ी मायनी खेस मुस्कुराहट थी। वो खुशी से चलती दूसरे कपड़े लेकर बाथरूम चली गई थी। कुछ देर बाद वो वापस आई तो वो इसकी लाई हुई स्याह मैक्सी में थी। रुशनाल जो बंधे हाथों समेत लेटा अपनी बेबसी ज़ाहिर कर रहा था, हल्के से खंकारा और इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाई थी। अब मुँह भी बांधू क्या? वो मुड़कर
खुफगी से मुड़ती बोली और दुपट्टा उतार कर सुकून से ब्लशर निकाल कर आईने के सामने ऐसे खड़ी होगी जैसे इसके मुंह हाथ पैर आंखें सब कुछ बांधे हों। रुशना इसको सर से लेकर पाँव तक देख रहा था, जो शीशे के सामने खड़े होकर चेहरे के जावे बिगाड़ती, मुंह पर ब्लशर लगा लगा कर अपने चेहरे का सत्यानाश कर चुकी थी। गाल पिंक और गुलाबी कलर के शेड से वो किसी और दुनिया की आई थी, बासी मालूम हो रही थी। फैले मस्कारे से चेहरा बिगड़ा बिगड़ा लग रहा था। कसम से जोजम, सही एलियन का दूसरा आइटम हो तुम। वो बुरी तरह परेशान हुई जब अपने पीछे हंसने की आवाज़ आई। इसने हैरत से मुड़कर देखा तो वो हंसनी जब्त करने के चक्कर में लगा हुआ था। हाय हंस लें, भंगड़े डालें, आप तो मुझे, ये पता नहीं क्या लिखा है, बोजू ऐसे कुछ लिखा है। बने देखकर खुश हो रहे होंगे ना। वो गुस्से के मिले चलो तासरात से बोली, जब शोहर के साथ बदसलूकी करोगी तो फिर इस तरह तो होगा ना। इस तरह के कामों में वो की बात मज़े से मगर संजीदा लहजे में बोला, और जो मेरा शोहर कर रहा है मेरे साथ इस तरह हंसते हैं, शोहर तो हेल्प करते हैं बीवियों की। वो मुंह मोड़ती, इसको देखती, मुंह बसोड़ कर बोली तो रुशना ने अपने से फिर से चेहरे को संजीदा किया था। इससे कोई उम्मीद नहीं था इस तरह तो कमरे से ही बाहर निकल जाती। तुमने खुद मुझे बांध कर बिल्कुल बेबस कर दिया है वाइफी, मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा। बस संजीदगी से बोलता आहिस्तगी से बेड से उतरा और ढीली घिरा से हाथ निकल लिए थे। आप हैं ही इसी काबिल। वो खूफकी से कहती आईने को देखती, फिर से अपने बिगड़े चेहरे को देखकर मातम कना हुई थी। जाओ मुंह धोकर आओ, मैं खुद ट्राई करता हूँ। वो जो परेशानी से अपने चेहरे को देख रही थी, अपने पीछे इसकी भारी और गंभीर आवाज़ सुनी तो सही मायनों में घबरा गई थी। आपको तो मैं बांध कर आई थी ना, ये किसने खोला। वो इसके हाथों को खुला देखकर गड़बड़ा गई थी। देखो भूलने की बीमारी तो नहीं है, खुद ही खोल कर आई और खुद ही कह रही हो किसने खोला है। रुशनाल वक्त के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। अब भी तो इसने तीर फेंकना था, अपना हिसाब तो निकालना था। मैंने कब खोला, मैं तो यहाँ बैठी हुई थी। ये देखो खुद मेरे हाथों को खोल कर अब मुकर क्यों रही हो सोजम, क्यों, कोई बीमारी ही तो नहीं होगी। रुशनाल का लहजा काबिल इत्मीनान था। आप मखौल कर रहे हैं ना। अशनाल एकदम से स्टूल से उठी थी और हैरत से पूछा था, लो भला मैं क्यों मखौल करूँगा, मेरी उम्र है मखौल करने की। तुम जब मेरे पास आई तो तुम्हारे पाँव से छन छन की आवाज़ आ रही थी। रुशनाल चेहरे पर हदरजा संजीदगी लिए बोला था, हाय अल्लाह, लगता है इनके पास कोई चुड़ैल मेरा रूप लेकर आई थी घुंघरू पहनकर। ताई अम्मी ठीक कहती हैं कि मगरिब के वक्त मुझे अकेले अंधेरे में खड़ा नहीं होना चाहिए था, पर मुझ में आता तो कोई जिन्न आता, लेकिन चुड़ैल तो इनके पास आई है। ये भी तो परफ्यूम लगा कर निकल पड़ते हैं ना, लगता है कोई मेरी शक्ल लेकर आई थी। वो बड़बड़ा रही थी, इसके लब हिल रहे थे। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि रुशनाल को साफ सुनाई दे रही थी। इसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई थी। क्या हुआ, किन सोचों में गुम होगी, वो ऊंची आवाज़ में बोला था। वो बुरी तरह डर गई थी। हवाओं की होलनाक सनसनाती हुई आवाज़ से इसने आगे पीछे देखा तो इसे वाकई ये वाक़या सच लगने लगा। वो बुरी तरह डर चुकी थी। रुशनाल ने हंसकर इसे देखा जब डर के कमरे को देख रही थी। रुशनाल को मजाक महंगा पड़ गया था। वो जितना भी बहादुर बन लेती लेकिन अंदर से वैसे ही डरपोक थी, वैसे ही मासूम जो हर चीज़ को सच मान लेती थी। वो खाली खाली नज़रों से देखा था। इसे अपनी गलती का एहसास बुरी तरह हुआ था। इसने तो सिर्फ मजाक किया था, लेकिन वो बुरी तरह कांप रही थी। अशनाल, इसने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारा। वो चीख के इसके गले लगी थी। इसकी सांस बुरी तरह फूल चुकी थी। वो शिद्दत से इसके साथ चिमटी, इसके दिल को धड़का चुकी थी। अशनाल इसके लड़ते वजूद को देखता रहा। इसने डर से कस के पकड़ लिया था। वो इसकी कंडीशन को समझता बाजू में उठाया, बेड पर ले आया और उसे बिठाया था। सॉरी यार, मैंने मजाक किया था सिर्फ। वो इसकी कमर को थपकता, इसके माथे पर लबरकता वजाहत देता पुरसुकून कर रहा था। मैं खुद ही अपने आप को खोला था, वो तो सिर्फ डराया था तुम्हें। रुशनाल ने सच बताया था। बहुत बहुत बुरे हैं आप, अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो। वो बुरी तरह लड़स रही थी। इसके हल्के से मजाक ने इसे मुकम्मल तौर पर लड़जा कर रख दिया था। अब भी डर रही थी। चलो शाबाश, जाओ मुंह धोकर आओ, मैं तैयार करूँगा। वो इसको खुद से अलहदा करता इसके आंसू साफ करते बोला, नहीं आप मेरे साथ चलें, मैं अकेली नहीं जा रही, मुझे डर लगता है। आप अगर मैंने बाहर आकर कहा क्या मेरे पास आए थे तो आपने तो ये कहना कि मैं कब आया था। वो इसे थामता बेसन तक साथ लाया था, इसका चेहरा धुलवाया और टावल से पूंछता बाहर लाया था और इसे स्टूल पर बिठाया था। इसको मेकअप करने का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो इसके साथ बच्चा बना हुआ था। ड्रेसिंग के मुताबिक इसका हल्के से मेकअप किया और फिर मस्कारा लगाकर फूंक मारी तो अशनाल मुस्कुराई थी। शादी से पहले मर्द समझता है कि वो बहुत तुरम खान है, लेकिन शादी के बाद बंदे की तुरम खानी सारी मिनटों में ज़ाया होती है। छोटे छोटे चोंचले बीवियों के ना उठाए तो वो गुब्बारे जितना मुंह सुजा कर बैठ जाती हैं और मर्द को ऐसे लगता है जैसे इसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया हो। अब वो इसके सर पर शाल करा रहा था और साथ में अपना दुखड़ा भी रो रहा था। अशनाल बहुत प्यारी लग रही थी। आप बहुत अच्छे हैं। वो खुद को शीशे में देखती देखती दिल ही दिल में खुश होती कह गई थी, शुक्र है आधे घंटे की मेहनत के बाद मुझे ये सुनने को तो मिला कि मैं अच्छा नहीं बहुत अच्छा हूँ। शुक्रिया जोजम, ये आपकी
आपकी आला ज़रफ़ी है कि आपने मुझे अच्छा समझा। अब मैं तैयार हो लूँ तो फिर चलते हैं। वह कहता चला गया। सूट निकालता निकला था। कुछ देर बाद वो आया तो वो आईने में खड़े परफेक्ट जोड़ी लग रही थी। अशनान ने आगे बढ़ इसे खुद घड़ी पहनाई और ऊपर होकर अकीदत से इसकी कशादा पेशानी पर बोसा दिया था। वो जैसा भी था लेकिन इसका हमसफ़र था और इसे अपना ये खड़ूस और परवाह करने वाला शोहर बहुत पसंद था, जो इसके अलावा किसी को देखता तक नहीं था। वो जब बदगुमान होता तो फिर भी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर आती थी। बेशक इसके संग ज़िंदगी हसीन थी।